जे एडवांस के 2025 जो इस साल होने वाला है उसका सैंपल पेपर जो आईटी कानपुर ने रिलीज किया था, उसका सेशन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। पी एक्स इक्वल टू गिवन है, क्या दिया हुआ है देखना तो, टी माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी इंटू एक्स प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें बोला क्या गया है वो चीज देख लेते हैं। इसने बोला है फॉर टी इक्वल टू 0 से 1/2, टी का वैल्यू फिक्स कर दिया है, 0 से 1/2 के बिटवीन में लेना है। और यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर किया है जहां पर अल्फा टी बीटा टी इज रूट ऑफ दिस पी टी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहां पर देख रहे रूट का नेचर पूछा है। इसमें अगर देखा जाए तो यहां पर रूट्स इनफाइनाइट होगा और टी का वैल्यू अलग अलग लेंगे तो, और वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी होगा। अल्फा टी बीटा टी इज रियल एंड पॉजिटिव लेस देन 1 एंड टी टेन टू 1/2। तो मेरा अल्फा टी माइनस बीटा टी इक्वल टू 0। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट क्या है, उसका अल्फा वैल्यू क्या है, बीटा वैल्यू क्या है, उसका डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका रूट्स फाइंड कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, अल्फा बीटा क्या होगा वो देख लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहां पर डी निकाल सकते हैं इसका, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी टू द होल स्क्वायर माइनस 4ac 4ac टी स्क्वायर टी माइनस टी स्क्वायर। तो मेरे पास गिवन क्या है कि टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर यहां से भी कॉमन आ सकता है। इस वाले टर्म में देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो। तो इसमें मेरे को मिलेगा 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी यहां से हमने कॉमन लिया तो अंदर में मेरे को बचा 1 माइनस टी, और यहां से टी कॉमन लेंगे तो ये टी का होल क्यूब हो जाएगा, तो माइनस 4t क्यूब हो जाएगा। अब हम मैंने क्या किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो t माइनस 1, थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, 4t क्यूब प्लस t माइनस 1। अब मेरे को t का वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पहले से बता कर रखा है कि t मेरे को कहां से कहां के बिटवीन में ना, 0 से लेकर 1/2 के बिटवीन में इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, नेचर ऑफ रूट बताना है 0 से लेकर 1/2 के बिटवीन में। तो 0 से लेकर 1/2 के बिटवीन में अगर नेचर बताना है तो हम पहला यहां पर देखेंगे थोड़ा सा रूट, थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, t इज इक्वल टू, एक यहां से देख सकते हैं 0 होगा t इक्वल टू 1 पर। दूसरा अगर हम इसमें इस वाले क्वेश्चन में अगर देखेंगे ये 0 कब होगा, तो हम इसके एंड पॉइंट पे चेक कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 0 पे चेक किया तो -1 है, और 1/2 पे चेक करोगे तो 1/2 पे चेक करोगे तो 4 इंटू 1/8 माइनस प्लस 1/2 -1, तो ये इक्विवेलेंट 0। तो मैंने ये देखा, मेरे को ये पता चला कि 1/2 पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 पे डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक जनरलाइज फंक्शन का बिहेवियर कैसा बिहेव कर रहा है वो चीज देख लेते हैं, और अल्फा टी अल्फा बीटा क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। मेरे पास d इक्वल टू निकल के क्या आया था वो देख लेते हैं। फर्स्टली d इज इक्वल टू मेरे पास आया था 1 t माइनस 1 4t क्यूब प्लस t माइनस 1, ये मेरा d था। जहां पर डिस्क्रिमिनेंट हम डिसाइड कर सकते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट कितना निकलेगा तो वो चीज़ डिसाइड करना है। इसका वैल्यू पहले एक बार देख लेते हैं, डी का वैल्यू दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट जिसको कह सकते हैं एंडिंग पॉइंट, मेरे पास एक 0 है, एक 1/2 है,
एक 1 है, इधर तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी और इधर तुम्हारा प्लस इन्फिनिटी। तो इसके बिटवीन में हमको चेक करना है क्या कि डिस्क्रिमिनेंट किसके बिटवीन में क्या होगा। चलो मैं थोड़ा सा इसका वैल्यू t-1 का वैल्यू पहले चेक कर लेता हूँ। 0 से बिलो लूँगा तो इसमें 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव होगा, और इसमें 1/2 पे भी नेगेटिव होगा, इधर भी नेगेटिव होगा। t से ग्रेटर लोगे, 1 से ग्रेटर लोगे तो इधर तुम्हारा पॉजिटिव होगा। अब इसका वैल्यू देख लेते हैं। इसका वैल्यू 0 कहाँ पर आया था? 1/2 पर। t इक्वल टू 1/2 पर इसका वैल्यू 0 आया था। तो हमने 1/2 पर 0 आया था, तो 0 से पहले अगर इसमें कोई भी ग्रेटर वैल्यू डालोगे तो इधर तुम्हारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ऊपर वाला वैल्यू देख लेते हैं। तो ऊपर वाले के लिए मैं थोड़ा सा एक कलर अलग कर देता हूँ। मैं अब इसका साइन देखना चाह रहा हूँ। साइन 4t³ प्लस t-1। इसका अगर हम अपन साइन देखते हैं तो यहाँ पर साइन ऑफ दिस का, तो यहाँ पर 0 से पहले रखोगे तो यह निगेटिव रहेगा, 1/2 से भी पहले रखोगे नेगेटिव रहेगा, 1/2 से ग्रेटर जब भी लोगे 1/2 पे 0 है तो इधर जैसे लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। डिस्क्रिमिनेंट हम ये बोल सकते हैं कि पूरा होल वैल्यू आप देख सकते हो कि सर मेरा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, 0 से पहले डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, 1/2 तक तुम्हारा निगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, 1/1 इस जगह तुम्हारा प्लस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव होगा, और इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या है? t का वैल्यू है। ये किसका है? t का वैल्यू है। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1/2, t इक्वल टू 1 पर मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो तुम्हारा निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। अब हम अल्फा का वैल्यू अगर देखेंगे यहाँ से तो हम ये बोल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा t या बीटा t जो निकल के आएगा वो तुम्हारा इक्वेशन क्या था मेरे पास, एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन था -b तुम्हारा 1 - t हो जाएगा और प्लस -d/2a। तो मेरे पास है -b, तो -b तो 1 - t प्लस माइनस √d/2a। तो 2a मतलब a तुम्हारा दिया हुआ है t-t²। तो अपन का इक्वेशन जो दिया हुआ है यहाँ पर कि अल्फा टी और बीटा जी जो निकल के आएगा वो है 1 - t प्लस माइनस √d/2t-t²। तो एक चीज पहला ऑप्शन, और यहां से हम ये भी बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन पे आता है, क्या बोला गया है क्वेश्चन पे? ये बोला गया है, मैंने ये देखा कि जो मेरा वैल्यू है 0, 1/2, 1 पर डिस्क्रिमिनेंट कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है ये देख लिया मैंने। पॉजिटिव यहां पर है, 0 से लेकर 1/2 के बीच में पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव था, यहां पर पॉजिटिव था। नेचर ऑफ रूट हम बता सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर तुम्हारा 1/2 तक जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव रूट रहेगा, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहेगा, इधर तुम्हारा ये रहेगा। तो मेरे को जस्ट चेक जो करना है मेरे को ओनली दिस रीजन। कौन से रीजन में चेक करने बोला गया? इतने से रीजन में हमको चेक करना है, राइट? तो इसी को ध्यान देना, इस रीजन में हमको चेक करना है 0 से लेकर 1/2 के बिटवीन में। तो 0 से लेकर 1/2 के बिटवीन में अगर मेरे को रीजन चेक करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका रूट्स जो है ना डिस्टिंक्ट है, क्योंकि पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव है। तो ये शोज करता है कि ये वाला स्टेटमेंट इज राइट, बट फॉल्स स्टेटमेंट बोला गया तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। और दूसरा ऑप्शन पूछा है यहाँ पर कि इनफाइनाइट मेनी वैल्यू ऑफ टी, इनफाइनाइट मेनी वैल्यू ऑफ टी 0 to 1/2 के बिटवीन में इनफाइनाइट वैल्यू है टी का। तो यहाँ पर बोला है करस्पॉन्डिंग अल्फा टी इज रेशनल एंड इनफाइनाइट मेनी वैल्यू ऑफ टी अल्फा टी इज इरेशनल। कोई भी नंबर मेरा कब मेरा ये रहेगा, क्या बोलते हैं, रेशनल होगा या इरेशनल होगा, तो हम डिफिनेटली ये डिपेंड करेगा इस पर, फर्स्ट इस पे भी डिपेंड करेगा। और हम ये भी नहीं बोल सकते कि इसका वैल्यू जो है डी का, बस हम इतना सा बता सकते हैं इस कंडीशन से कि 0 से 1/2 के बिटवीन में 0 से लेकर t इज इक्वल टू 0 से लेकर 1/2 के बिटवीन में d ग्रेटर देन पॉजिटिव आया।
तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका इमेजिनरी रूट तो होगा नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल सकते हैं, इससे हम लोग पता ये चलता है कि डी तुम्हारा इमेजिनरी नहीं देगा, तो देगा एक रियल देगा। रियल में भी दो ऑप्शन हो सकता है, रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि अगर मेरा ये वैल्यू अगर रेशनल है, टी के कौन से वैल्यू के लिए इरेशनल होगा, ये कैसे हम बोलेंगे। तो हम थोड़ा सा इसका हम ये चीज देखना चाह रहा हूं कि आखिर ये क्या बताना चाह रहा है। चलो थोड़ा सा एक सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम जाकर देखते हैं। तो इससे हम देखकर बोल सकते हैं सम ऑफ रूट जो होगा, सम ऑफ रूट जो दिया हुआ है माइनस बी बाय 2a, तो सम ऑफ रूट मेरा दिया हुआ है कितना 1 माइनस टी। अभी तो कुछ नहीं देख बोल सकते, लेकिन सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और समथिंग और भी चीज करेंगे तो उसमें हमको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट निकाल रहे, तो टी माइनस टी स्क्वायर और ये आया 1/t। सम ऑफ रूट से ये बोल सकते हैं कि सर सम ऑफ रूट मीन्स अल्फा टी प्लस बीटा टी। अल्फा टी प्लस बीटा टी का वैल्यू जो है 1/t है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया हुआ है, देखो देखो बस, टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी माइनस टी स्क्वायर। और यहां से तुम बता सकते हो टी अपॉन 1 माइनस टी। सिंस टी इज लाइज बिटवीन 1/2 to 0 to 1/2, तो दिस वैल्यू बिकम positive, this value is also become positive. So overall product of root is also positive. Value of alpha into beta is positive, means both number will be positive, या कह सकते हैं कि दोनों नंबर पॉजिटिव हो, या तो बोल सकते हैं दोनों नंबर निगेटिव हो। लेकिन हम यहाँ से ये भी देखा कि इसका वैल्यू देखें तो ये बोल रहा है कि सर 1 अपॉन टी का वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 0 से लेकर 1/2। तो दिस इंटायर वैल्यू बिकम तुम्हारे पास हो जाएगा 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। 2 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, इनफाइनाइट तक। मतलब कि इसको तुम देखोगे 1/2 यहाँ पर पुट करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और 1/2 ले नहीं सकते हो तो 2 से जस्ट ग्रेटर रहेगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट इन दोनों, तो हम ये बोल सकते हैं अल्फा बीटा शुड बी पॉजिटिव। वाई? बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव है, और उसमें जो बोला गया दोनों का सम जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो दोनों का सम ग्रेटर देन 2 तब हो सकता है जब अल्फा वैल्यू और बीटा वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। क्योंकि सम भी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, तो दो वैल्यू का सम और प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी हो सकता है जब दोनों, अगर यहां पर पॉजिटिव नहीं होता, अगर निगेटिव होता, डेफिनेटली प्रोडक्ट हो सकता था, दोनों निगेटिव का सम कितना निगेटिव आ जाता। अब दोनों पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो इतना सा हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा जो लाइज करेगा वो हमेशा ही अल्फा का जो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा 2 से लेकर हमेशा ग्रेटर देन ये होगा। लेकिन एक चीज यहां पर बोला गया है, अल्फा बीटा इज रियल एंड पॉजिटिव, अल्फा एंड बीटा रियल पॉजिटिव, एंड विथ बोथ अल्फा बीटा लेस देन 1, विथ बोथ अल्फा बीटा लेस देन 1। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, वो चीज हमको ढूंढना है। तो यहां पर बोला गया है लेस देन 1। अगर तुम दोनों का वैल्यू पॉजिटिव बोल रहे हो और 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो चलो मैं एक बार इसको ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ में क्या देखते हैं कि सर इसका जो वैल्यू आएगा, एक चीज देखा मैंने, अल्फा का वैल्यू जो है, अल्फा बीटा का जो वैल्यू है दोनों पॉजिटिव है, इट मीन्स दोनों पॉजिटिव है। और टी का वैल्यू जो ले रहे हो, 0 से लेकर 1/2 के बिटवीन में ले रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा समझना, ये जो तुम्हारा है फंक्शन ऑफ x है और ये y है, तो हम इसमें ये देख रहे हो कि सर इसका जो वैल्यू है ना हमेशा पॉजिटिव होगा। ये अब पॉजिटिव अल्फा होगा, ये बीटा पॉजिटिव होगा, राइट, दोनों पॉजिटिव होगा। जब दोनों ही पॉजिटिव है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, और हम बोल रहे हैं दोनों का सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर लेस देन 1, दोनों ही लेस देन 1 होना चाहिए। इसमें क्या बोला है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें क्या बोला है, बोथ अल्फा बीटा लेस देन 1। अगर दोनों को ही लेस देन 1 लेंगे, बोथ दोनों को ही लेस देन 1 लेंगे, तो इसका सम 2 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता है।
दोनों का लेस देन 1, कोई एग्जांपल ले लो 0.575 0.75, उसका सम क्या होगा, हमेशा ही 2 से बिलो आ जाएगा। तो दोनों ही विद बोथ अल्फा बीटा लेस देन 1 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका सम जो आ रहा है 2 से हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 2 है, 2 से ऑलवेज ग्रेटर देन 2 है। तो हम ये ऑप्शन बोल सकते हैं कि इनकरेक्ट है, और इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये तुम्हारा फॉल्स है, ये स्टेटमेंट सही है। और अगर मेरा t टेन टू 1/2 है, t टेन टू 1/2, तो यहां पर देखो एक बार, t टेन टू 1/2 है, t टेन टू 1/2, तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, t टेन टू 1/2 डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है, तो यहां पर ये बोल सकता है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 10 to 0 होगा या नहीं होगा, वो चीज हमको चेक करना पड़ेगा। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अल्फा टी माइनस बीटा टी का वैल्यू बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। ये कह सकते हैं रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ से आराम से क्लोजली निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, अल्फा प्लस बीटा एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कहाँ पर है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/t और t 1 - t। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/t का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा, यहाँ पर है t इंटू 1 - t। और तुम अच्छे से देखोगे इसको, तो हम ये बोल सकते हैं इसका जो वैल्यू होगा नीचे हो जाएगा t स्क्वायर 1 - t, और यहाँ पर तुम देखोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 - t माइनस 4t क्यूब। अब यहाँ पर t, अब तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 पे इसका वैल्यू जो होगा 1/2 पे हमको चेक करना है डिफरेंस ऑफ रूट, 1/2 पे डिफरेंस ऑफ रूट क्या होगा, तो 1/2 पे डिफरेंस ऑफ रूट जो होगा यहाँ से हमने रूट निकाला, रूट निकाल कर हम ये बता सकते हैं कि 1/t स्क्वायर और माइनस 4t अपॉन 1 - t, और यहाँ पर t तुम्हारा दिया हुआ था, कहाँ पर है, t तुम्हारा दिया हुआ था 1/2 पे, इसका वैल्यू 0 हो रहा है। तो मैं चेक कर सकता हूँ डिफरेंस ऑफ रूट 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, तो मेरे पास है, यहाँ से हम बोल सकते हैं t स्क्वायर 1 - t, और ये तुम्हारा हो जाएगा 1 - t, और ये हो जाएगा 4t क्यूब। तो 4t क्यूब, अब तुम अच्छे से देखोगे इसका वैल्यू, तो रूट अंडर t स्क्वायर इसमें बाहर ले सकते हो, तो 1/t बाहर लिया, रूट अंडर में बचेगा तुम्हारे पास, माइनस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4t क्यूब प्लस t माइनस 1 अपॉन t माइनस 1। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू ये चीज़ तुम कर सकते हो, और t इक्वल टू 1/2 पुट करो, t इक्वल टू 1/2 पुट करोगे ये वैल्यू, तो यहाँ पर t इक्वल टू जैसे 1/2 पुट करोगे, t इक्वल टू 1/2, तो इसका वैल्यू आ गया तुम्हारे पास, ये 2 हो जाएगा, रूट अंडर ऊपर का टिल 10 to 2, तो यहाँ पर तुम जैसे 2 पुट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन हाफ। तो ये वैल्यू ऊपर का वैल्यू कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, तो 0 इंटू समथिंग तुम्हारा 0 हो गया, तो ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो था मेरा सही था, ये स्टेटमेंट सही था, इसके हिसाब से ये ऑप्शन गलत है। अब मेरे पास बस एक ही बचता है, अल्फा टी रेशनल होगा इन बिटवीन, मतलब कि 0 to 1/2 के बिटवीन में, तो 0 से 1/2 के बिटवीन में इन्फिनिटी इरेशनल रेशनल कैसे प्रूफ रहेंगे, तो मैं ये क्या करता हूँ, ग्राफ बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी रूट होगा, हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर तुम्हारा 1 है, ठीक है, ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा क्या है 1/2 है, सॉरी
ये यहाँ पर टी का वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। एक बार देखना यहाँ पर फर्स्ट हम यहाँ पर बोल सकते हैं अल्फा टी और बीटा टी। तो अल्फा टी का वैल्यू टी के रिस्पेक्ट में, ये तुम्हारा डी हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम देखेंगे कि ग्राफ ऊपर में ये वैल्यू कंटिन्यूअस है, ये वैल्यू हर एक जगह पर कंटिन्यूअस रहेगा। रूट डी को लिख सकते हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ जो तुम्हारा गिवन है ये रूट डी, ये कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये भी कंटिन्यूअस है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं 0 से लेकर 1/2 के बिटवीन में अल्फा टी, हम किसका ग्राफ बना रहा हूँ, टी वर्सेस अल्फा टी। तो टी वर्सेस अल्फा टी के बिटवीन में अगर ग्राफ बनाऊंगा तो हम ये बोल सकते हैं कि सर 1/2, 0 से लेकर 1/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1/2, ये ग्राफ जो भी बनेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा, क्योंकि ऊपर में भी कंटिन्यूअस है प्लस कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस, मतलब कि एवरी पॉइंट पे कहीं पर ऐसा नहीं कि 0 से लेकर 1/2 में डिसकंटिन्यूअस होता तो ये 0 होना पड़ता। तो उसके लिए हम ये देख रहे थे 0 से लेकर 1/2 के बिटवीन में क्या है, पूरा ही कंटिन्यूअस है। जब कंटिन्यूअस है तो हम बोल सकते हैं कि सर अल्फा टी का वैल्यू कोई भी वैल्यू है, ऐसा कुछ ग्राफ बना होगा, कंटिन्यूअस ग्राफ बना होगा, पूरा कंटिन्यूअस। अब इसी रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक बिटवीन में लाई कर रहा था, 0 से लेकर 1/2। तो मैंने ये देखा था अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखा था कितना, कहां से कहां तक कि वैल्यू जो लाई कर रहा था 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ही लाई कर रहा था, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक सम ऑफ रूट। जब सम ऑफ रूट इसके बिटवीन में लाई कर रहा है तो डेफिनेटली मेरा जो रूट्स होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, रहा होगा ग्रेटर देन 0। तो मतलब ऐसा रहा होगा। दूसरा ग्राफ हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर सर दूसरा ग्राफ हो सकता है ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसे करके इनफाइनाइट, मतलब कि रूट्स निकलेगा जहां पर इक्वल टू 0, मतलब कि रूट्स मतलब कि इनफाइनाइट जो इसमें कट करेगा, टी वेरी करेंगे तो टी वेरी करेंगे जैसे जैसे टी का वैल्यू, जैसे टी का वैल्यू 0 से लेकर 1/2 लेंगे तो इसका ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा दिखेगा, स्लाइटली डिफरेंस बनेगा, मतलब कि ग्राफ तुम्हारा टी के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा, जहां पर कह सकते हैं इसमें रेशनल भी आने वाला है, मेनी इनफाइनाइट टी मतलब 0 से लेकर 1/2 के बिटवीन में कह सकते हैं इनफाइनाइट, मतलब कि रेशनल भी आएगा, इनफाइनाइट इरेशनल भी आएगा। तो स्टेटमेंट 2 वाज आल्सो ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर जो पूछा था फॉल्स स्टेटमेंट, तो वो सी था, जिसमें कि 1/2 हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैंने देख लिया था इस स्टेटमेंट को देखकर। यहाँ पर लेस देन 1, दोनों बोथ अल्फा, अगर ये बोल देता एक तो हो सकता था इसमें पॉसिबिलिटी 1 छोटा हो, लेकिन दो का सम मतलब लेस देन 1, मतलब कि लेस देन 1 कोई भी वैल्यू लो 2 से ग्रेटर कभी बन ही नहीं सकता सम ऑफ रूट से। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, क्या है वो देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर स्क्वायर रीजन। क्या बोला है, कंसीडर स्क्वायर रीजन 0n 0n। इसका मीनिंग क्या है पहले ये समझते हैं। मेरे पास एक ये है स्ट्रेट लाइन, यहां पर बना दिया मैंने, सारा ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन बनाई है, और दूसरा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, ये मेरा है क्या, ये तुम्हारा है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में मैं सपोज ये पॉइंट है मेरे लिए 0, ये पॉइंट है 0 1 2 3 4 टिल ऐसे जाता जाएगा, और यहाँ पर n मान लेते हैं, ठीक है, 0 से लेकर n। और ऊपर में भी तुम्हारे पास है ये रीजन, कुछ मान लेते हैं यहाँ पर n है 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अब बोला ये गया है, अब क्या बोला गया है, Sn be the set of point x and y, s where s n x y क्या है, एक इंटीजर है, n भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, x y z जितना भी जो भी चीज है उसके अंदर वो इंटीजर है। ln एक लाइन है जो सेट ऑफ ऑल लाइन पासिंग थ्रू द एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट फॉर Sn। जो Sn जो आ रहा है, s तुम्हारा कुछ एक स्क्वायर बनेगा, s तुम्हारा क्या बनेगा, कुछ स्क्वायर बनेगा। तो मैंने बना लिया ये स्क्वायर, लेट सपोज ये तुम्हारा स्क्वायर है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, स्क्वायर है, यहां पर मान लेते हैं n है, यहां पर n है, यहां पर n है, स्क्वायर बना लिया मैंने। अब स्क्वायर के अंदर बोला क्या गया है, ये चीज समझना है। स्क्वायर के अंदर बोला गया है, सपोज ये तुम्हारा स्क्वायर बन गया,
यहाँ पर स्क्वायर के अंदर बहुत सारे ग्रिड बनेंगे, मतलब कि 1 पे ऐसा लाइन कर सकते हैं, बहुत सारा ऐसे इनफाइनाइट जाएगा, और इधर से भी तुम कह सकते हो कि ऐसा बनने वाला है बहुत सारा ग्रिड, डेफिनेटली। ठीक, अब यहाँ पर बोला है वी चूज रैंडम एल लाइन फ्रॉम एल एन, फ्रॉम एल एन। एल एन क्या है? एटलीस्ट 2 पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट वाले लाइन को हम बोले एल एन। तो यहाँ पर बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन एक दिया हुआ है और ये प्रोबेबिलिटी n इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखना है, n इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखना है। जब तुमसे बोला गया है कि मेरे को n इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो मेरे पास ये वाला इक्वेशन देखो, पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एन स्क्वायर, और यहां पर दिया हुआ है 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर एन स्क्वायर, ये चीज दिया हुआ है। अब ये n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका वैल्यू क्या होगा वो चीज देखना है। अगर मैं थोड़ा सा एक इंडिविजुअल तुमसे पूछूंगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी इसका वैल्यू क्या होगा, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे दिस वैल्यू, दिस इंटायर वैल्यू बिकम 0 हो जाएगा। n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो यहां से कह सकते हैं 1 प्लस 1 तुम्हारा 1 का स्क्वायर तुम्हारा 1 माइनस 0, तो ये तुम्हारा हो गया 2। तो हम ये बोल सकते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये आ जाएगा 2n स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर। और जब तुम्हारे पास 2n स्क्वायर आया तो हम बोल सकते हैं कि सर्कल का जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा वो निकलेगा रूट 2n। क्या निकलेगा? रूट 2n। तो रूट 2n तुम्हारा क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है। अब मेरे को बोला क्या गया है वो चीज हमको ध्यान से सुनना है। यहां पर बोला गया इंफिनिटी पर कितना टेंजेंट बनेगा, और वैसा टेंजेंट होना चाहिए जो लाइन एटलीस्ट 2 पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो। मतलब ऐसा लाइन तुम बताओ। यहां पर अगर देखोगे तो बहुत सारा ग्रिड बना हुआ है, तो इसमें इनफाइनाइट ग्रिड बन सकता है, मतलब कि इनफाइनाइट लाइन बन सकता है इसके अंदर, जो कि हम 2 पॉइंट से पास करा सकते हैं, यहां से भी पास करा सकते हैं, इनफाइनाइट, जिसमें n कुछ भी हो सकता है, एटलीस्ट 2 हो। तो मैं अगर देखूं यहां पर भी n है और यहां पर भी n है, तो इसका रेडियस कितना बोला गया है? रूट 2n, और जिसका सेंटर क्या है 0,0। तो 0,0 से अगर ये डिस्टेंस अगर तुमसे बोलूंगा तो ये डिस्टेंस तुम्हारा निकल के आएगा रूट 2n। तो हम बोल सकते हैं कि सर्कल जो मेरा बना होगा कुछ ऐसा रहा होगा। सर्कल जो बना रहा होगा कुछ ऐसा बना होगा, इसमें कुछ इस वाले फॉर्म में होगा और नीचे से कुछ ऐसा बना होगा, राइट। अब यहां पर मेरे को वो लाइन बता, टेंजेंट वाला लाइन का इक्वेशन बताओ, टेंजेंट वाला लाइन का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैं ये पहला ढूंढूंगा कि इस पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकता है जो एटलीस्ट 2 हो। तो टेंजेंट वाला लाइन डेफिनेटली सर एक लाइन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट दिस लाइन इज नॉट इंटरसेक्ट, दिस लाइन इज नॉट अ टेंजेंट। तो हमको फाइंड क्या करना है? टेंजेंट। टेंजेंट होने के लिए मेरे को ना ऐसा बनाना पड़ेगा, इस लाइन पर, इस पॉइंट पर ऐसा टेंजेंट बनाना पड़ेगा। और इस पॉइंट पर अगर तुम चेक करोगे तो मेरे पास इस टेंजेंट वाला लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, जो इसने बोला है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास करना चाहिए। हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगा इस स्क्वायर सेट के लिए जहां पर 2 पॉइंट लाई कर रहा हो, हर एक पॉइंट इसी के अंदर लाई कर रहा है। कोई भी पॉइंट अगर तुम्हें इसके अंदर कोई अगर सर्कल पूछा रहता और वो टेंजेंट के बारे में पूछता, डेफिनेटली कुछ प्रोबेबिलिटी निकलता। लेकिन इसने तुम्हें बोला इंडिंग पॉइंट पर, इंडिंग पॉइंट मतलब कि कॉर्नर पॉइंट पर तुमसे पूछा जा रहा है कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अगर तुम प्रोबेबिलिटी ढूंढने जाओगे तो इस जगह पर 2 पॉइंट कोई भी लाइन ऐसा नहीं होगा जो इसका टेंजेंट फॉर्म कर रहा हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज नो टेंजेंट, देयर इज अ no tangent form which passes through at least 2 point of SN। मतलब कि there is no tangent form which passes through at least 2 point, at least 2 point
पॉइंट ऑफ एस एन, मतलब एस एन का 2 पॉइंट ले ही नहीं सकते, बस एक ही पॉइंट ले सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक भी टेंजेंट फॉर्म नहीं करेगा और एक भी टेंजेंट नहीं पड़ेगा, तो उसी का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो समथिंग प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तुम्हारा फेवरेबल रीजन अपॉन समथिंग, बहुत सारा लाइन का इक्वेशन, ये प्रोबेबिलिटी होता है। यहाँ पर कोई भी टेंजेंट नहीं, तो 0 अपॉन समथिंग जो भी रहेगा वो तुम्हारा निकलेगा 0, तो इसका आंसर होगा ए। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं था, बस हमको देखना था कि इस जगह इस पॉइंट कॉर्नर पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है या नहीं बन रहा। ये इजीली डेफिनेटली थोड़ा सा हटके था ये क्वेश्चन, हम मान सकते थे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब कि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सोचना पड़ता, ये कहाँ पर टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, तो हम डेफिनेटली इस चीज़ को देखा जा सकता था। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है वो चीज़ पहले देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ये तुम्हारा है बिदर एफ इलिप्स, एक इलिप्स है जिसका फोकस है F1 F2, इट्स फोकाई। तो मैं क्या करता हूँ, पहला इलिप्स बना लेता हूँ, पहले क्या करता हूँ, इलिप्स बना लेता हूँ। ठीक है, और ये तुम्हारा रहा दूसरा लाइन, ये तुम्हारा बन गया इलिप्स। अब इस इलिप्स में बोला क्या है, इलिप्स में बोला है 2 फोकस है, ये फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं F1, दूसरा फोकस का नाम लेते हैं F2, मैंने 2 फोकस ले लिया। अब बोला क्या है, फोकस P be the point on circumference of ellipse, इलिप्स पर एक P पॉइंट है that is neither on major axis nor on minor axis, मतलब कि P पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे, ना ही इस एक्सिस पर है ना ही ये एक्सिस पर, P हर जगह हो सकता है एक्सेप्ट दिस 4 पॉइंट। तो इस पॉइंट पे भी नहीं हो सकता, इस पॉइंट पे भी नहीं हो सकता, इस पॉइंट पे भी नहीं हो सकता, इस पॉइंट पे नहीं हो सकता। तो सपोज मैंने P यहाँ पर मान लिया, मैंने P तुम्हारा कुछ यहाँ पर है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टाइम क्या बोला है, P F1 इज इंटरसेक्शन इलिप्स अगेन एट Q, मतलब कि P को F से ज्वाइन करो और ये इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है, Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो और P इज नॉट इक्वल टू Q, मतलब कि डेफिनेटली ये दोनों पॉइंट एक जगह पर नहीं हो सकता है, डेफिनेटली इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा क्या बोला है, P F2 इंटरसेक्ट अगेन एट R, P F2 कुछ ऐसे मिला दो, तो यहाँ पर कुछ R पॉइंट पर मिल रहा है। Which of the following statement is true? लास्ट टाइम बोला था false, सम टाइम बोला था true, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर देखना है। तो अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है। फर्स्ट बुक क्वेश्चन बोला है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PF1R, PF1R देखते हैं कहाँ पर है, PF1R, मतलब ये वाला ट्रायंगल जिसपे मैं रेड कलर चला रहा हूँ, PF1R, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PF1R। हम ये सब बोल सकते हैं, पेरीमीटर क्या हो सकता है, PF1 प्लस F1R प्लस PR को मैं इसको 2 बाटों में डिवाइड कर देता हूँ। PR को हम लिख सकते हैं प्लस PR को दोबारा लिख सकता हूँ, PF1 प्लस F1R प्लस F2R प्लस F2P, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। अगर तुम अच्छे से देखोगे तो हम जानते हैं इसका डिस्टेंस जो होता है ऑन इलिप्स, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस फोकस से ज्वाइन करने वाला कोई भी सर्कमफ्रेंस पॉइंट, ये क्या होता है 2a के इक्वल होता है। कितने के इक्वल, 2a के इक्वल। अगर तुम्हारा एक नॉर्मल से इक्वेशन है तो हम मेजर एक्सिस मतलब x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, मतलब कि मैं इलिप्स का एक जूम अगर मैं किया हूँ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर a स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना था 2a आता है, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं इसका सम कितना आएगा, 2a आएगा। अगर तुम अच्छे से देखोगे ये वाला भी इतना सा ये वाला पार्ट, ऊपर का ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक F2 तक, तो ये वाला भी पार्ट कितना होगा 2a होगा, तो ऊपर वाला पार्ट भी 2a और 2a, तो ये कितना हो जाता है 4a होता है, ये कितना होता है 4a, राइट।
अब दूसरा वाला पार्ट क्या बोलता है ये देखना है। तो दूसरा वाला पार्ट अगर तुम अच्छे से देखोगे तो पेरीमीटर ऑफ दिस वन, पेरीमीटर ऑफ पी एफ टू क्यू, पी एफ टू और क्यू, मतलब कि तुम्हारे पास पी एफ टू क्यू ये वाला रीजन पूछा है, ये वाला रीजन पी एफ टू क्यू, तो पी एफ टू क्यू कुछ ये वाला रीजन पूछा है। तो इसमें भी अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक ये कितना होगा 2a होगा, फिर नीचे से लेकर नीचे तक कितना होगा ये वाला भी 2a होगा। तो इसका भी जो रीजन आएगा, इसका भी पेरीमीटर अगर देखोगे, पेरीमीटर ऑफ पी एफ टू क्यू का, तो यहां पर भी पेरीमीटर इस पार्ट का देखो अच्छे से, ये वाला पार्ट कितना होगा 2a होगा। और नीचे वाला पार्ट अगर देखो इतना सा, जहां पर मैं पेन ये चला रहा हूं, और ये वाला पार्ट ये भी तुम्हारा कितना होगा, इन दोनों को मिलाकर 2a, तो हम बोल सकते हैं 2a प्लस 2a, यहाँ से भी 4a आ जाता है। और क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PF1R PF2R आर नॉट इक्वल, डेफिनेटली ये इक्वल है, यहाँ पर भी 4a आ रहा है और यहाँ पर भी 4a, तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा रॉन्ग हुआ। ठीक है, अब दूसरा वर्ड क्या बोला है वो देखते हैं। दूसरा वर्ड क्या बोला है, पहले बना लेते हैं एक बार एलिप्स। ठीक है, एलिप्स बनाने के बाद हम यहाँ पर करेंगे क्या, एलिप्स जैसे बनाया, ठीक है, यहाँ पर है F2, यहाँ पर है F1, कुछ मान लेते हैं ऐसे पॉइंट, यहाँ पर है P, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या था, F1 से जो कट कर रहा है वो Q पॉइंट था, और R पॉइंट यहाँ पर है। तो दूसरा पॉइंट बोला क्या है कि दूसरा पॉइंट मेरे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल PF1R F2Q इज इक्वल इफ एंड ओनली इफ F1 F2 पैरेलल टू QR। एक चीज बताओ पहला, चलो इस पे आते हैं। अब यहाँ पर क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PF1R F2R बाइसेक्टेड बाय F1 F2, इसका मीनिंग क्या है थोड़ा समझते हैं। डेफिनेटली मीनिंगलेस क्वेश्चन इस पे बोला है कि ये वाला पेरीमीटर जो अभी मैंने निकाला, ये वाला ट्रायंगल का पेरीमीटर, और दूसरा ट्रायंगल का ये वाला पेरीमीटर जो निकाला, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, ये वाला ट्रायंगल, दोनों अलग अलग कलर कर देता हूँ। एक ये वाला ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल कुछ ये वाला है। ठीक है, तो इसमें जो बोल रहा है हम देख सकते हो, कुछ एक ट्रायंगल है जिसमें कि ऐसा बना हुआ है, जहाँ पर बोल सकते हो ये P है, ये F1 है, ये R है, यहाँ पर तुम्हारा F2 है। दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है कुछ ऐसा, और यहाँ पर कुछ ऐसा बना है और ऐसे ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर P है, यहाँ पर F2 है, और यहाँ पर F1 है, और यहाँ पर क्या है Q है। तो इसको अच्छे से देखोगे, यहाँ पर मेरे को जो मिलकर आ रहा है थोड़ा सा ध्यान देना। इसका पेरीमीटर तो हमने ये देखा कि इधर का पार्ट कितना है, इसका सम कितना था 2a, नीचे वाला पार्ट का भी सम कितना था 2a, और इसमें भी देखोगे तो इसका पार्ट, तो इस पे ये सरकमफ्रेंस पे, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 2a, और इन दोनों का सम कितना निकल के आ रहा था 2a। तो हम ये बोल सकते हैं कि F1 F2 को हाफ पेरीमीटर में डिवाइड कर सकता है। तो वही वर्ड बोला गया है कि ये वर्ड जो बोला गया है हाफ, मतलब कि अगर तुम्हारा ट्रायंगल है, दोनों पेरीमीटर, ऊपर का पेरीमीटर, मतलब कि अगर मैं ये वाला ऐसे बोलूं और यहाँ पर एक ट्रायंगल है, मान लेते ये 2 है 3 है, यहाँ पर भी 2 और 3 है, तो हम ये बोल सकते हैं इसका सम जो आ रहा है 5 आ रहा है, इधर भी सम 5 आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं ये लाइन क्या कर रहा है, हाफ पेरीमीटर में बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये वर्ड इसमें बोला गया है, यहाँ पर भी 2 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 है। तो वही देखते हैं इसमें बोला क्या है। तो इसमें बोला है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PF1R PF2Q इज बाइसेक्टेड बाय F1 F2। डेफिनेटली ये राइट है, ये क्या है, राइट है। क्या बोला है, राइट है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें बाइसेक्ट कर रहा है। अब दूसरा बोला है टू लाइंस F1 F2 QR इज ऑलवेज पैरेलल टू दिस वन। अब देखो पैरेलल होने के लिए, कोई भी पॉइंट को पैरेलल होने के लिए और इक्वल ट्रायंगल होने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना। मैं एक इलिप्स बना रहा हूं, तो समझना, यहां पर मैंने ये देख लिया कि P यहां पर नहीं हो सकता, P यहां पर भी नहीं हो सकता, यहां पर भी नहीं हो सकता, यहां पर भी नहीं हो सकता है। तो हो कहां सकता है, तो कहीं पर भी P हो सकता है। और इससे जो बनने वाला है, यहां पर F1 है, यहां पर F2 है, और यहां पर Q है, यहां पर R है। तो ये वाला लाइन बोल रहा है QR के पैरेलल होगा। डायग्राम के थ्रू भी देखोगे अच्छे से
तो ये लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होगा। अगर पैरेलल होना होता तो समझना, अगर पैरेलल होना होता तो कुछ लाइन कुछ ऐसा बनता। थोड़ा सा देखना इलिप्स कि मेरे पास ऐसा लाइन है, यहां पर ऐसा बना है, ऐसा बना है, तो यहां पर ये लाइन को इधर हम ये बोल सकते हैं इसका y कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट सेम होना पड़ता, और y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर तुम इसको देखोगे ये वाला पॉइंट P जब तक यहां पर नहीं आ जाएगा तब तक हम बोल सकते हैं ये पैरेलल नहीं होगा। हम यहां तक बोल सकते हैं कि अगर तुमने ये इक्वल लिया, मान लेते ये मिड पॉइंट ले लिया, तो यहां पर मिड पॉइंट होना चाहिए, और मिड पॉइंट होने के लिए कि सर ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, जो इम्पॉसिबल है क्योंकि ये एक इलिप्स है। ठीक है, तो हम यहां पर एक तरीका है कि इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो उससे भी बोल सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है, बस एक तरीका है y कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल, मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट तुम आराम से फाइंड कर सकते हो जो तुम्हारा लेटेस्ट रेक्टम। अगर तुम सपोज कर लिया, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस हम ये भी बोल सकते हैं x डिस्टेंस इधर होना चाहिए उतना ही उधर होना चाहिए, तभी तुम्हारा इक्वल एरिया भी बोल सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस इज इक्वल टू ये बेस होना चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिमिलर वहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये था कि हम यहाँ पर पैरेलल नहीं बोल सकते, रीज़न क्लियर था कि हम यहाँ पर हाइट अगर तुम अच्छे से देखोगे ये वाला हाइट ये वाला हाइट, और यहाँ पर अगर इसका हाइट देखोगे ये वाला हाइट ये वाला हाइट ये वाला हाइट, डेफिनेटली तुम्हारा डिफरेंस दिखता हुआ नजर आएगा। चाहे तुम इधर पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी लेकर देखोगे, यहाँ पर भी अगर पॉइंट लेकर देखोगे तो तुम्हारा P F1 F2 Q ऐसे बनेगा, और ये वाला हाइट और ये वाला हाइट कभी भी इक्वल नहीं होगा। जब हाइट इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल हम लोग नहीं बोल सकते, बस हाइट का मेजरमेंट करना था। तो ये वाला पॉइंट तो पैरेलल होगा ही नहीं, ये तुम्हारा ऑलवेज पैरेलल नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत था। जब पैरेलल नहीं होगा तो ये एरिया भी इक्वल नहीं आएगा, तो एरिया भी तुम्हारा इक्वल नहीं, तो बस एक स्टेटमेंट सही था सी। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन था। तो फोर्थ क्वेश्चन में बोला क्या गया है वो पहले समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कह सकते हैं सर्कुलर परमुटेशन में सबसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल था ये, और ये फर्स्ट टाइम जो बना रहा था उसके लिए हो सकता था ये डिफिकल्टी फेस कर रहा हो। तो हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, तो मेरे पास एक 9 बॉल है, मेरे पास कितना है 9 बॉल है, सब पे नंबर लिखा है 1 से लेकर कितना तक 9 तक, कितना तक 9 तक लिखा गया है। पुट रेंडमली एट इक्वली स्पेस पॉइंट, तो ध्यान देना ऑन द सर्कल। सर्कल पहले बना लेते हैं, मेरे पास एक सर्कल है, ये थोड़ा सा देखना, ये एक सर्कल है, ईच बॉल मतलब कि ईच पॉइंट ऑन विथ बॉल, मतलब कि यहां पर मान लेते हैं 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 8 और 9। चलो मैंने रख दिया रैंडम सा। S सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ ऑल टू नेबर बॉल्स, मतलब कि उसमें जो नंबरिंग है उसके डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। तो मतलब कि हम मान लेते हैं 1 2 3 x1 x2 x3, तो इसने बोला है S क्या है, वो है डिफरेंस बिटवीन x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2 प्लस x4 माइनस x3 टिल तुम्हारे पास ये कह सकता है कि x8 माइनस x7 प्लस x9 माइनस x1, ऐसा तुम्हारे पास दिया हुआ है। हम सब पे नंबरिंग दिया हुआ है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगा, इसका जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस भी 1 है, इसके डिफरेंस 1 है, 4 माइनस 5 ये भी 1 होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और इसके बीच का वैल्यू कितना है 8 है।
तो सबका सम अगर दिखाया जाए 1 1 1 1 5 6 7 8 9 8 8 8 16, तो टोटल इसका डिफरेंस कितना है 16 है। एब्सोल्यूट वैल्यू का वैल्यू कितना है, अगर इस तरह अरेंज किया मैंने तो ये कितना आएगा, डिफरेंस होगा 16 आएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज सच दैट एस हैज ए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ये बोला है सच दैट एन को कैसे अरेंज करेंगे, नंबर पॉसिबल वेज बताना है। केस 1, एक केस हो सकता है रखने का तरीका ऐसा अरेंजमेंट हो जहां पर सभी बॉल यहां पर 1 रखे, यहां पर 2 रखा, यहां पर 3 रखा, यहां पर 4 रखा, 5 6 7 8 और यहां पर 9। दूसरा केस ऐसा हो सकता था, यहां पर 1 रखा और मैंने 9 को रैंडम कहीं पर रख दिया, इसके बिटवीन में मान लेते हैं 2 रखा, 7 रखा, 2 रखा, 7 रखा, 5 रखा और यहाँ पर रख दिया 6, बचा कौन सा 6 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है और कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा है। अब इसके बीच का डिफरेंस का सम करोगे ना, इसके बीच का डिफरेंस अगर रैंडम मैंने ले लिया तो इसके बीच का डिफरेंस देखो, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 5 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 4 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस 4 है और इसके बीच का डिफरेंस 7 है। अब तुम सम करो सबका, तो 7 + 1 8 4 12 13 16 19 19 4 कितना बचता है 19 4 23 23 2 25 और यहाँ से तुम्हारे पास 27 आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पर कि 1 और 9 को अगर मैं फिक्स करता हूँ और उसके बाद अगर मैं कुछ करूँ, मेरा 16 सबसे मिनिमम वैल्यू निकला। अब मैं देखता हूँ कुछ एक अलग तरीके से कि कौन कौन सा सिनेरियो होगा जिसमें 16 होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार 1 और 9 को एक यहाँ पर 1 को और 9 को फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, और इसको सर्कल में हमने प्लॉट कर दिया। मैंने किस किस को फिक्स किया 1 और 9 को। जब मैं 1 और 9 को फिक्स करता हूं तो मेरा मिनिमम वैल्यू जो होना चाहिए वो 16 होना चाहिए। ऐसा रखो और सब बॉल को जिससे मेरा सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए उसके डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होना चाहिए डिफरेंस का वो 16 होना चाहिए। तो मैं 16 लेने का तरीका, अगर मैं मान लेते ये मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क मान लेते हैं, मेजर आर्क में ये मेजर आर्क है और ऊपर का मान लेते हैं ये माइनर आर्क है। तो हम इसमें एक केस ये हो सकता है कि सभी बॉल को इसमें रखूं 1 से लेकर ये 2 3 4 5 6 7 8 जो मैंने केस लेकर देखा और सभी इसी में बॉल रख दूं और उससे भी तुम्हारा जो सम आएगा वो कितना आएगा 16 आएगा। तो चलो इसका सभी केस में लेकर दिखाता हूं। 1 को यहां पर रखा, 9 को यहां पर रखा। किसी के माइंड में है कोई भी दो बॉल, कोई भी बॉल कितना भी रख सकते हो किसी भी आर्क पे। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 2 और 3 रखा, लेकिन एक चीज याद रखना, इस सभी को ऊपर में जो मेजर आर्क में जो रखोगे वो तुम्हारा रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में तुम इसको प्लॉट करना। असेंडिंग ऑर्डर 1 2 कुछ भी ना ले, 5 ले लिया मैंने, 1 2 5 ले लिया। तो बचा मेरा कितना 3 4 6 7 और 8। अब देखते हैं इसका बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर 16 आएगा तो मेरा मतलब कि ये जो मैं करना चाह रहा हूं वो वर्क कर रहा है। तो मेरे इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 1 1 सॉरी 2। इसमें कितना आ रहा है, याद रखना ये सब असेंडिंग में होना चाहिए, ये सभी नंबर किस में होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो 2 1 2 और 1 और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और इधर देखोगे अच्छे से तो ये तुम्हारा 4, ये तुम्हारा कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 1 आएगा। अब सबका सम करते हैं। तो 1 + 2 3 3 3 6 7 8 9 और 9 4 13 और 3 16। चलो दूसरा मैं एग्जांपल देखते हैं। चलो मैं मेरे को 1 9 को फिक्स करके मैं कुछ और लेता हूँ, 1 और 9 यहाँ पर लिया मैंने, फिर दूसरा कुछ लेकर देखते हैं।
तो दूसरा अगर मैं कुछ और लेता हूँ तो समझना यहाँ पर, दूसरा कोई एक नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पर 3 बॉल रखते हैं, कोई भी 2 5 6, 2 5 6 कुछ भी ले लो, जो मन में आए वो ले सकते हो, 1 9 को छोड़ के 2 5 6 को मैंने रख दिया, बचा मेरे पास कितना 3 4, उसके बाद कितना 5 6 यहाँ पर ले लो 7 और 8 यहाँ पर ले लिया। अब इसके बीच का डिफरेंस हम लोग देखते हैं, तो डिफरेंस कितना आएगा वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। तो डिफरेंस इसके बिटवीन में निकालना है, तो मेरे पास डिफरेंस कितना निकल के आएगा, इसके बिटवीन में डिफरेंस कितना है 2 है, इसके बिटवीन में 1 है, इसके बिटवीन में 3 है, इसके बिटवीन में 1 है, इसके बिटवीन में 1 है, इसके बिटवीन में 3 है, इसके बिटवीन में 1 है, इसके बिटवीन में 3 है, इसके बिटवीन में भी कितना है 1 है। तो इस सभी का सम देखो 3 4 3 4 7 3 10 11 12 13 3 16। तो हम ये बोल सकते हैं 1 9 को फिक्स करके ऊपर में असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको रख सकते हैं। दूसरा केस ये होगा, हर एक केस को हमको काउंटिंग करना, नंबर ऑफ वेज जब भी बोला जाता है सर्कुलर में, तो हमको थोड़ा सा कुछ केस ऐसा होता है जो ओवरलैप कर जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2 नंबर को फिक्स करके इसको क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, और जब स्वैप कर रहे हैं तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ वेज निकालना काफी ईजी होगा, ठीक है। हम एक ही तरीके से रख सकते हैं, अगर ऊपर में जब 2 नंबर को ले लेंगे तो इसमें एक ही तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि वो 2 नंबर जैसे लिया तो इसमें जो फिल करने का जो तरीका होगा वो नंबर एक ही होगा, तो ये चूज करने का 2 नंबर बहुत ज्यादा तरीका होगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, लेट्स कंसीडर इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा फॉर्मेट वाइज बना लेते हैं। फॉर्मेट वाइज थोड़ा सा समझना, यहां पर मैंने 1 रखा और यहां पर मैंने 9 रखा। पहला केस इसमें लेते हैं, इसको मान लेते हैं मेजर आर्क, इसको मान लेते हैं माइनर आर्क, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं कुछ भी ना लूं इसमें, नो एलिमेंट, फर्स्ट केस क्या होगा, माइनर आर्क का केस लिख रहा हूं। माइनर आर्क में अगर एक भी एलिमेंट ना लूं, मतलब कि कुछ भी एक भी बॉल नहीं, नो बॉल, तो हम कह सकते हैं कि सभी के सभी बॉल इसमें क्या होगा, नीचे होगा। नहीं बॉल लेने का जो तरीका होगा, हम ये कह सकते हैं 7 से 0 होगा। नहीं बॉल लेने का तरीका, मेरे पास बॉल बचा कितना, 2 बॉल तो यहीं पर यूज हो चुका है, 2 बॉल को हमने फिक्स कर दिया, तो बचा कितना 7 बॉल। तो 7 बॉल में से किसी को नहीं लिया, यहां में कुछ भी नहीं लिया, उसमें से यहां पर 7, तो ये वाला तरीका देखा होगा, मल्टीप्लाई कितना होगा, इसमें तो एक ही तरीके से रख सकते हैं, राइट। एक तरीका ये हुआ, थोड़ा ध्यान देना, एक तरीका ये हुआ, प्लस हो सकता है इसमें एक बॉल लो, सिर्फ 2 लो। जब मैंने 2 ऊपर में लूंगा तो नीचे तरीका फिल करने का जो तरीका होगा, चूज करने का जो तरीका होगा, वो चीज देखना है। यहां पर 2 लेने का तरीका मतलब एक बॉल, 7 में से एक बॉल चूज करने का तरीका क्या होगा, 7C1। मुझे क्या बोला गया, 7 बॉल में से एक बॉल को उठाओ, तो एक बॉल उठाने का तरीका ये है 7C1। और नीचे जब हम फिल करेंगे तो इसमें तो असेंडिंग ऑर्डर ही रखना है। अब असेंडिंग ऑर्डर जब रख रहे हो तो उसका तरीका कितना है, एक ही तरीका है, एक ही तरीके से रख सकते हो, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे। प्लस दूसरा हम बोल सकते हैं कि सर उस ऊपर में ना 2 बॉल ले लो, जब मैंने इसमें 2 बॉल लिया तो मैं नीचे तरीका कितना हो जाएगा, एक ही तरीका, और फिर कह सकते हैं 7C3 फिर 1। अब माइंड में आता कि सर इसमें 4 बॉल भी ले सकता है। एक्चुअल में जब तुमने इसमें 0 बॉल लिया तो इसमें बॉल आ गया कितना, ऊपर में जब 0 बॉल लिया तो इसमें तुम्हारा 7 बॉल आ गया। इसमें तुम 1 बॉल लोगे तो इसमें कितना बॉल आ जाएगा, 6 बॉल। अगर यहाँ पर 2 बॉल लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 3 लोगे तो यहाँ पर 4। अगर तुम चाहते हो 4 लेना है तो यहाँ पर 3, जो रिपीटेशन हो जाएगा। तो हम ये वाला काउंटिंग नहीं करेंगे। कोई सोचेगा सर 5 लेते हैं यहाँ पर 2, तो एक्चुअल में तुम फिर से रिपीट कर रहे हो वही चीज को। तो हम एक चीज कर सकते हैं, इसके पोजीशन को चेंजेस कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि सर इसका जो तरीका होगा ना, अभी 1 लाइन लेकर देखे हो, तब दूसरी बार कह सकते हैं कि सर इधर 9 रख दूं, इधर 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और 2 से मल्टीप्लाई करके इधर वैल्यू देखो, 7C0 का वैल्यू हो जाएगा 7, 7C0 का वैल्यू कितना होगा 1, 7C1 का वैल्यू 7, 7C2 का वैल्यू 7 × 6/2 प्लस 7C3 का वैल्यू होगा 7 × 6 × 5/3। तो यहाँ से ये तुम्हारा 2 गया, और इसमें देख लो एक बार 7C2 मतलब 5 फैक्टोरियल कट गया और 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 3। इसका सम देख लेते हैं कितना नंबर ऑफ वेज निकल रहा है।
तो ये नो बॉल का केस है, इसमें 1 बॉल लिए, ये सभी केस है जहाँ पर मैंने ये लिखा है 1 + 7 + 21 + 10 × 70। एक बार कैलकुलेशन चेक करने लेना है। 7C0 वैल्यू होगा 1, 7C1 का वैल्यू जो होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो 7 हो जाएगा। और 7C2 का वैल्यू हो जाएगा 7 फैक्टोरियल × 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आ जाएगा 3, तो 21। 7C3 का वैल्यू जाएगा 3 फैक्टोरियल 3 × 2, तो ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 35। ये कितना हो जाएगा 35, तो राइट 35 होगा। यहाँ तक कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं। 7 × 5 35, 21, 7 + 1, तो इसका कैलकुलेशन देखेंगे तो ये तुम्हारा 8 हो गया। 8 + 21, 8 + 21 तुम्हारा हो गया 8 + 21 29 हो गया, और ये तुम्हारा 35, तो यहाँ से हो गया 4 और ये 6 64 64 × 2 तो 128। इसमें हर एक केस को काउंट किया गया है जब नंबर स्वैप कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि आपस में इंटरचेंज करने का पॉसिबिलिटी नहीं है। हम केस लेने का तरीका है कि सर यहाँ पर एक भी बॉल नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, और उस टाइम क्या कितना केस होगा। यहाँ पर एक भी बॉल नहीं है तो डेफिनेटली एक ही केस बनने वाला है, और फिर अल्टरनेट चेंज करेंगे तो 1 × 2, तो ऑलरेडी 2 केस काउंट कर लिए। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि सर इसमें एक बॉल लें और बाकी सब 6 बॉल का 6 बॉल इधर रखें, तो उसमें केस मैंने देखा कि 7C1 × 1 केस, मतलब नीचे जो रखने का तरीका होगा तो एक फिक्स हो जाएगा, ऊपर में जब ले लेंगे तो, जैसा मैंने इसमें देखा गया था। और इसका आंसर कितना है 128, और 128 देखते हैं कहाँ पर बताया गया है, तो 128 तुम्हारा ये वाला, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, मतलब कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। अगर तुमसे बोला जाए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, डेफिनेटली हम कोई भी नंबर ऑफ वेज को हम ले सकते थे और वहाँ से काउंटिंग कर सकते थे। तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, हैव यू गाइज एंजॉय माई वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, जब तक आप बने रहिए।